नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के पेपर का पूरा एनालिसिस। आज पेपर था विज्ञान विषय का। यह राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा की जो अवधि है वो होती है 2.5 घंटे की और पूर्णांक रहता है 60 नंबरों का। तो आज हम देखने वाले हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए, उनके आंसर क्या हैं, और ये जो प्रश्न आए हैं तो क्या हमारे बताए गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आए भी हैं या नहीं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि विज्ञान विषय से रिलेटेड एक वीडियो हमने कल ही अपलोड कर दिया था जिसमें संभावित प्रश्नों के बारे में हमने बताया था कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आज के लिए आपको कुछ हेल्प मिलता। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर, और पेपर पूरा एनालिसिस करेंगे हम, वो भी विस्तृत में। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 5 नंबरों का होता है। तो पहला प्रश्न है, परजीवी का उदाहरण बताइए, जिसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ऑप्शन है सूरजमुखी, गुलाब, घटपर्णी और अमरवेल, जिसका आंसर है अमरवेल। आंसर क्या हो जाएगा? अमरवेल। दूसरा प्रश्न है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? जिसके ऑप्शन है रदनक, चवर्णक, कृंतक, अग्रचवर्णक, जिसका आंसर हो जाएगा रदनक। अगला प्रश्न है, मूल्यों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है कैसे? मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पंखे के नीचे रखकर। आंसर क्या हो जाएगा? पंखे के नीचे रखकर। अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है? जिसका आंसर है मीटर बटे सेकंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन है टाइफाइड, टीबी, कैंसर, मलेरिया, जिसका आंसर है टाइफाइड। मतलब जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड होता है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति टाइप के क्वेश्चन, जो कि है 6 से 10 नंबर तक। तो ये रहे हमारे सारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो छठवां है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में होता है? जिसका आंसर है स्टार्च रूप में। किस रूप में? स्टार्च रूप में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार कौन करती है? तो जिसका आंसर हो जाएगा स्टार फिश। आंसर हो जाएगा स्टार फिश। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिसका आंसर है पारा। अगला प्रश्न, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम कौन सी कणिकाओं का होता है? वो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का, अर्थात WBC। 10वां क्वेश्चन है, झूले की गति कौन सी गति का उदाहरण है? झूले की जो गति है वो है दोलन गति का उदाहरण। अब हम प्रश्न देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न, जो कि है 11 से लेके 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो 11वां हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो ये है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 11 से 16 नंबर तक है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं और 1 से 2 वाक्यों में लिखना होता है। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये रहा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, अग्रचवर्णक के कार्य लिखिए। इसके कार्य हैं, ये दांत भोजन चबाने में सहायक होती है और साथ ही साथ पीसने में भी सहायक होती है। तो ये रहा 12वें क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। जिसका आंसर है 2 प्राकृतिक बोला है, तो प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे एक हल्दी और दूसरा चाइना रोज पंखुड़ियाँ। रासायनिक सूचक है एक लिटमस और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है डायलिसिस रक्त में अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने की एक प्रक्रिया है। क्या है? ब्लड में अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाने की एक प्रक्रिया है क्या? डायलिसिस। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखना है हमें। जिसका आंसर है
अलैंगिक और लैंगिक। अगला प्रश्न हमारा, ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट को क्या कहते हैं? ह्यूमस। अगला प्रश्न है हमारा लघु। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 17 से 22 तक है। इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक। और 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। तो हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 बोला है थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अब आंसर देख लेते हैं। पहले वर्णन करते हैं थल समीर से तात्पर्य। तो थल समीर से तात्पर्य है रात के समय थल यानी भूमि से जल यानी समुद्र की ओर, जल मतलब समुद्र का जल की ओर बहने वाली स्थानीय हवाओं से है, जो रात के समय थल से जल की ओर चलती है। रात के समय थलीय भाग का दबाव कम हो जाता है और समुद्र में न्यून दाब होने के कारण ये हवाएं थलीय भाग से समुद्र की ओर बह चलती है। तो ये रहा हमारा थल समीर वाला क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, जिसका उत्तर है, इसका उत्तर है अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार की वायु प्रदूषण से आते हैं, एक SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा केंद्र मैनचेस्टर है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, जिसका उत्तर है 2 विधियों को यहाँ पे बताया गया, एक हवा द्वारा और एक पानी द्वारा। हवा द्वारा फैलाव से कुछ पौधों के बीज पंख युक्त, हल्के और बाल जैसी संरचनाएं युक्त होते हैं। तो आगे लिखा है संरचनाएं युक्त बीज पवन द्वारा उठकर या उठाकर दूर तक फैल जाते हैं। तो एक ये विधि हो गई। दूसरी विधि है पानी से फैलाव। पानी से फैलाव कुछ जलीय पौधे में होता है और कुछ में जो एक जल निकाय के पास बढ़ता है। तो ये रहे हमारे 2 विधि जिससे बीजों का प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। ये है हमारा 20वां क्वेश्चन, जिसका आंसर हम देखने वाले हैं, जिसका आंसर ये रहा। रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी दी गई है 240 किलोमीटर। लिया गया समय 4 घंटा। तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे समय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अब तय की गई दूरी दिया है हमें 240 किलोमीटर, तो तय की गई दूरी की जगह हम लिख देंगे 240 किलोमीटर। लिया गया समय दिया है 4 घंटे, तो बटे लिया गया समय कितना? 4 आवर लिख दिया हमने। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेलगाड़ी की चाल। तो ये रहा हमारा डिवाइड करने के बाद का आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न देखेंगे खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, जिसका आंसर है, ये है हमारा आंसर, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों जैसे घास या शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने स्वयं के लिए भोजन उत्पादित करते हैं। तो क्या बोला है? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले और एक शीर्ष परभक्षियों, परभक्षी कौन है? भूरा भालू या हत्यारा तिमी परभक्षी कहलाते हैं। तो बोला आर से आरंभ होने वाले और एक शीर्ष परभक्षियों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संजाल है, जो कहलाता है आपका खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों से आरंभ होने वाले और एक शीर्ष परभक्षियों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक संजाल होता है, जो कहलाता है हमारा खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। यह है हमारा 22वां और लघु उत्तरीय प्रश्नों में अंतिम, जिसका उत्तर देखेंगे हम। उत्तर है हमारा, जिसका उत्तर है क्लोरीन और ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग आमतौर पर जल को रोगाणुनाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 23 से 26 तक है। इसमें हमें लिखना होता है 70 से 80 शब्दों में उत्तर,
और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 5। तो हम एक-एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो वीडियो हमने कल अपलोड की थी, उसमें से 80% क्वेश्चन इसमें आए हैं। जो सेम टू सेम है, कुछ भी इधर-उधर नहीं है। ख़ासकर ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन हमने उस वीडियो में अपलोड करवाया था और हमने बोला था कि आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, तो सारे क्वेश्चन करके आए होंगे। चलिए अब देखते हैं 23वां प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहे हमारे उपाय। सबसे पहले पेंट करें। किसी भी टिकाऊ एक्रेलिक पेंट के साथ धातु को पेंट करें। दूसरा, नमी से दूर रखें। पानी या नमी के संपर्क से बचाएं। तीसरा, इसे तेल के साथ कोट करें। तेल या तेल का उपयोग लोहे में जंग के विकास की संभावना को काफ़ी कम कर देता है। प्राइमर लगाकर अपने पसंद का ऑयल पेंट या स्प्रे पेंट से पेंट कर दें। पानी से सुरक्षित रखें। ये रहे हमारे उपाय जिससे किसी भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। 3 उपाय पूछा था, हमने तीनों पे डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? और ये 25वां क्वेश्चन है। इसमें 2 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक, लघु पथन से आप क्या समझते हैं? दूसरा, विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु का तार उपयोग किया जाता है और क्यों? तो इन दोनों के आंसर हम एक-एक करके देख लेते हैं। शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, पहले देखिए। शॉर्ट सर्किट या लघु पथन, जब विद्युतमय तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उनमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसे ही क्या कहते हैं? लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। उसी में 25वें क्वेश्चन में ही हमारा दूसरा था, विद्युत उपकरण में कौन सी तार का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर है सीसा और टिन का मिश्र धातु। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में अतिवृद्धि से बचाने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त तार सीसे और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। जिसका उत्तर है, 3 अंतर हमको लिखना है किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब का पहला देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसे ही आभासी प्रतिबिंब का देखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। एक एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तीसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये रहे हमारे 3 अंतर वास्तविक और आभासी के। यहाँ पे प्रश्न होता है समाप्त। कल शाम तक संभावित क्वेश्चंस डाल देंगे। आप वीडियो ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, आपके कल के पेपर के लिए आपको मदद मिलेगी। और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।